नमस्कार, आप सभी का स्टडी हिंदी 786 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शब्द शक्ति। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और उस शब्द के अंदर अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। परिभाषा: शब्द में निहित शक्ति को शब्द शक्ति कहा जाता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बुद्धि का वह व्यापार जिसके द्वारा किसी शब्द का निश्चय अर्थ प्रकट होता है उसे शब्द शक्ति कहा जाता है। शक्ति के अनुसार शब्द 3 प्रकार के होते हैं: वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक जो शब्द होता है उसका अर्थ वाच्यार्थ, अभिधार्थ, मुख्यार्थ या सरलार्थ के रूप में दिया जाता है। लक्षक जो शब्द होता है उसका अर्थ लक्ष्यार्थ और व्यंजक शब्द का अर्थ व्यंग्यार्थ होता है। वाचक शब्द की शक्ति अभिधा शब्द शक्ति, लक्षक जो शब्द होता है उसकी शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजक शब्द का अर्थ व्यंग्यार्थ है और शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। सबसे पहला अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति वह होती है जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। परिभाषा में देखिए इसकी: जिस शब्द से मुख्य अर्थ का प्रत्यक्ष बोध हो, यानी जिस शब्द से हमें मुख्य अर्थ का प्रत्यक्ष बोध हो जाए, या फिर शब्द को सुनकर अथवा पढ़कर पाठक अथवा श्रोता को उस शब्द का लोक प्रचलित अर्थ की प्राप्ति तत्क्षण ही हो जाती है, वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। अभिधा शब्द शक्ति प्रसाद गुण और यमक अलंकार के जो उदाहरण होते हैं उनमें सभी में अभिधा शब्द शक्ति होती है। उदाहरण देखिए अभिधा शब्द शक्ति का: हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। इसमें प्रसाद गुण है और अभिधा शब्द शक्ति है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण जैसे गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, ये भी अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण है, क्योंकि इसका अर्थ हमें तत्क्षणी प्राप्त हो जाता है। और शेर जंगल में रहता है, ऐसे जो वाक्य हैं वो अभिधा शब्द शक्ति के होते हैं। दूसरा है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति में जहाँ मुख्य अर्थ की प्रतीति सीधे सीधे न होकर लक्ष्यार्थ के माध्यम से होती है, अर्थात हमें जो मुख्य अर्थ है शब्द का वो हमें सीधे सीधे अभिधा की तरह हमें प्राप्त नहीं होता, अपितु लक्ष्यार्थ के माध्यम से वह हमें प्राप्त होता है, तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति में कल्पना की प्रधानता व्यंजना शब्द शक्ति की अपेक्षा बहुत कम होती है, अर्थात व्यंजना शब्द शक्ति में भी कल्पना की जरूरत होती है और लक्षणा में भी, किंतु व्यंजना शब्द शक्ति में कल्पना अधिक होती है और लक्षणा शब्द शक्ति में कल्पना कम होती है। लक्षणा शब्द शक्ति में अन्य अर्थ निकलता है, जबकि व्यंजना शब्द शक्ति में भिन्न अर्थ निकलता है। लक्षणा शब्द शक्ति में अन्य अर्थ यानी उससे मिलता जुलता अर्थ निकलता है, और व्यंजना शब्द शक्ति में भिन्न अर्थ यानी उससे अलग ही अर्थ निकलता है, और वहाँ कल्पना की प्रचुरता अर्थात अधिकता होती है। लक्षणा के 2 भेद होते हैं: रूढ़ी लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। लक्षणा जो शब्द शक्ति होती है उसके लिए 3 बातें आवश्यक होती हैं। पहली है शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा आना। शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा यानी सबसे पहले शब्द का जो मुख्य अर्थ होता है उसमें बाधा उत्पन्न होना। दूसरा है शब्द के मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ, उस शब्द से संबंधित कोई अन्य अर्थ। तीसरा होता है उस शब्द के लक्ष्यार्थ को ग्रहण करने का कोई विशेष प्रयोजन या रूढ़ी,
यानी उस शब्द का जो अर्थ हम ग्रहण कर रहे हैं उसका या तो कोई विशेष प्रयोजन होना चाहिए या फिर विशेष रूढ़ि के आधार पर होना चाहिए। यानी लक्ष्यार्थ के लिए, लक्षणा शब्द शक्ति के लिए 3 बातें ये आवश्यक होती हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। नंबर 1 रूढ़ि लक्षणा और दूसरा होता है प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा में देखो, रूढ़ि का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है प्रसिद्ध। परिभाषा, जहां मुख्य अर्थ की प्रतीति सीधे सीधे न होकर शब्द में निहित रूढ़ि के कारण होती है तो वहां रूढ़ि लक्षणा होती है। अर्थात शब्द का जो मुख्य अर्थ है वो छोड़कर किसी रूढ़ि या परंपरा के प्रयोग के कारण कोई अन्य अर्थ लिया जाता हो। जैसे पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। बाजार में लाठियां चल रही थी, वह तो हवा से बातें कर रहा था, उसने तो मेरी नाक ही कटवा दी। अब यहाँ पर जो मुख्य अर्थ है उसको छोड़कर इससे मिलता जुलता अर्थ, यानी किसी 9-2-11 होने का अर्थ होता है भाग जाना, यानी इसका जो मुख्य अर्थ है वो सीधे सीधे न मिलकर उसमें निहित रूढ़ि के कारण हमें ये प्राप्त हो रहा है। बाजार में लाठियां चल रही थी, यहाँ पर लाठियां चलने का मतलब होता है लड़ाई होना, अर्थात बाजार में लड़ाई हो रही है। तो इस तरीके से रूढ़ि लक्षणा में शब्द का जो मुख्य अर्थ है वो हमें सीधे न मिलकर उस किसी रूढ़ि के कारण प्राप्त होता है तो वहां पर रूढ़ि लक्षणा होती है। और लोकोक्ति और मुहावरों के सभी उदाहरण रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरण होते हैं। दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजन का शाब्दिक अर्थ होता है उद्देश्य। जहां मुख्य अर्थ की प्रतीति सीधे सीधे न होकर शब्द में निहित प्रयोजन के आधार पर होती है वहां पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे आंख उठाकर देखा तो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा था, अर्थात यहाँ पर प्रयोजन है कि बहुत ही पतला व्यक्ति। आंख उठाकर देखा, हड्डियों का ढांचे का मतलब होता है बहुत ही पतला व्यक्ति, तो यहाँ प्रयोजन है किसी को बहुत ही कमजोर बताने का, तो यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा है। तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति में जब कोई शब्द का अर्थ हमें ना तो मुख्यार्थ से मिले और ना ही लक्ष्यार्थ से, बल्कि उस कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ में उसे लिया जाए तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जहां वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ अपना अपना बोध करवाकर शांत हो जाए, अर्थात ना तो हमें उसका मुख्यार्थ से यानी वाच्यार्थ से हमें उसका अर्थ मिलता है ना ही लक्ष्यार्थ से, और जिस शब्द से भिन्न अर्थ निकलता हो, यानी इन दोनों से अर्थ नहीं निकलता किंतु अन्य ही अर्थ निकलता है, वह व्यंग्यार्थ होता है। व्यंग्यार्थ में देखो इसकी विशेषता, व्यंग्यार्थ से व्यंजना शब्द शक्ति बनती है। व्यंग्यार्थ प्रधान होने के कारण आनंदवर्धन ने इसे उत्तम कोटि का काव्य कहा है। इसमें कल्पना की प्रधानता सबसे अधिक होती है। लक्षणा में कल्पना की प्रधानता कम होती है, इसमें कल्पना की प्रधानता सर्वाधिक होती है। तथा अन्यार्थ, लक्षणा में अन्य अर्थ लिया जाता है और यहाँ पर अन्यार्थ के स्थान पर भिन्न अर्थ निकलता है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अब व्यंजना शब्द शक्ति 2 प्रकार की होती है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना शब्द विशेष में व्यंग्यार्थ निहित होता है, अर्थात उस शब्द के हटाने पर या उसके स्थान पर उसके किसी पर्यायवाची शब्द के रखने पर उसमें व्यंजना शब्द शक्ति नहीं रह पाती, इसलिए यह शब्द पर आधारित होता है। इसलिए शब्द श्लेष के जो सभी उदाहरण हैं वो शाब्दी व्यंजना के उदाहरण हो जाते हैं। उदाहरण, चरण धरत चिंता करत नींद न भावत शोर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। यहाँ पर सुवर्ण जो शब्द है उसका कवि और व्याभिचारी और चोर तीनों अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग अर्थ निकलता है, इसलिए शाब्दी व्यंजना है।
आर्थी व्यंजना, जहाँ व्यंग्यार्थ शब्द विशेष में निहित न होकर अर्थ विशेष में निहित होता है, वहाँ आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। उदाहरण है सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन हवे जात अजो वहे वा जमुना के तीर। यहाँ कृष्ण के वियोग में राधा या गोपी के हृदय में कृष्ण के साथ यमुना तट पर बिताए गए दिनों, क्रीड़ा विलास आदि के विषय में बताया गया है। अब हम देखेंगे अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों शब्द शक्ति में परस्पर अंतर क्या है। अभिधा में देखिए शब्द का साधारण व्यवहारिक अर्थ, लक्षणा में शब्द के साधारण अर्थ का विरोध किंतु उससे मिलता जुलता अर्थ होता है। व्यंजना में अभिधा और लक्षणा से भिन्न कोई अन्य अर्थ। दूसरा है अभिधार्थ का निश्चित अर्थ होता है, यानी अभिधा जो शब्द शक्ति होती है उसके अभिधा जो शब्द होते हैं, वाचक जो शब्द होते हैं, उसका एक निश्चित अर्थ होता है, उसमें कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लक्षणा में अर्थ निश्चित नहीं होता किंतु अर्थ की दिशा निश्चित होती है, इसलिए थोड़ी कल्पना की जरूरत पड़ती है। लेकिन व्यंजना शब्द शक्ति में अर्थ संदर्भ से स्वतः अपना रूप लेता है और कल्पना की पूर्ण आवश्यकता होती है। तीसरा, अभिधार्थ के लिए किसी अन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। लक्ष्यार्थ के लिए अभिधा भी आधार बनता है और व्यंजना के लिए अभिधार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों को आधार बनाया जाता है। चौथा अंतर है अभिधा पाठक श्रोता को वास्तविक अर्थ पूरा बता देती है, लक्षणा कुछ अर्थ तो देती है और कुछ पाठक या श्रोता की समझ पर छोड़ देती है। व्यंजना कुछ संकेत भर देती है और सारा ही अर्थ पाठक या श्रोता की बौद्धिक क्षमता पर छोड़ देती है। गद्य में प्रयुक्त होते हैं, गद्य के अलावा काव्य में भी प्रयुक्त होते हैं और ये काव्य में भी विशेष रूप से प्रयुक्त होते हैं। एक एक उदाहरण इसके देखते हैं। जैसे अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण है हरि पुस्तक पढ़ रहा है, हरि पुस्तक पढ़ रहा है। लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण है राम सदा चौकन्ना रहता है, राम सदा चौकन्ना। यहाँ पर चौकन्ने का अर्थ चार कान से नहीं बल्कि सावधानी से लिया जाता है, चौकन्ना रहता है। और तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति, इसका उदाहरण है जैसे प्रधानाचार्य जी ने कहा 4:30 बज गए, प्रधानाचार्य जी ने कहा 4:30 बज गए। अब यहाँ पर 4:30 से कोई अर्थ नहीं है, प्रधानाचार्य जी ने कहा 4:30 बज गए अर्थात छुट्टी होने का समय हो गया। या फिर ये कहें पुजारी ने कहा अरे संध्या हो गई, पुजारी ने कहा अरे संध्या हो गई। तो यहाँ पुजारी के लिए संध्या का शब्द होता है कि आरती का समय हो गया है, इसलिए ये व्यंजना जो शब्द शक्ति है वो कोई भिन्न ही अर्थ निकलता है। प्रधानाचार्य जी के लिए 4:30 का अर्थ छुट्टी होने से है, पुजारी के लिए शाम संध्या का अर्थ होता है आरती के समय से है, किसी अन्य के लिए ये किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार ये संदर्भ से जैसा संदर्भ होता है उसी अनुसार ये अपना रूप ले लेता है। यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। धन्यवाद।